हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है ड्यू एज रेगुलर एनसीएफ कॉलेज स्टूडेंट के, जो कि बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है, जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है चिंतनशील शिक्षा। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके चैप्टर 3 से एंड ये क्लासेस हमारी 15 है। जो इससे पहले हमने क्लासेस करा चुके हैं, वो क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो आपका चैप्टर 3 है, इसके लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, इसके बाद आपके चैप्टर 4 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगी। टोटल यहाँ पर जो चैप्टर 3 के हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। ये 5 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में कंप्लीट मिलेगी। हो सकती है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, क्योंकि आपको हम 5 क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे हैं। इसके बाद जो क्लासेस 16 आएगी, उसमें आपको जो चैप्टर 4 है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, सभी आपको एक ही वीडियो में कवर करा देंगे। और वो क्लासेस आज ही अपलोड होगी, चैप्टर जो 4 की भी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले चिंतनशील साधन के रूप में संवाद का क्या लाभ या महत्व है। सेकंड है, संवाद कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। थर्ड है, चिंतन की प्रक्रिया में श्रव्य दृश्य साधन हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 4 है, ब्लॉग क्या है, विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 5 है, ब्लॉगर के प्रमुख प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो टोटल यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिखेगा। इसे 5 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में कंप्लीट मिलने जा रहे हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको क्वेश्चन विद आंसर बताते हैं। तो गाइस देख सकते हैं क्वेश्चन विद आंसर हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, चिंतनशील साधन के रूप में संवाद का क्या महत्व है। तो हमें संवाद के जो महत्व के बारे में बताना है। तो ये देखिए पॉइंट, संवाद चिंतनशील शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। यह एक बहुआयामी अवधारणा बन गई है। तो इसका जो इस शब्द का प्रयोग कह सकते हैं, बहुत सारे अर्थों में अलग अलग लोगों द्वारा किया गया, और ये एक बहुआयामी अवधारणा बन चुकी है। कभी कभी कोई लेखक चिंतन की प्रक्रिया के बारे में बात कर सकता है, अन्य लोग चिंतन के कौशल, विधि और स्थितियों और परिणामों के बारे में बात कर सकते हैं। तो जो लेखक कार्य क्या होता है, उसकी प्रक्रिया के बारे में बात कर सकता है, और जो अन्य लोग होते हैं उनके कौशल, उनकी विधि, उनके चिंतन के बारे में बात कर सकते हैं, उनकी स्थिति के बारे में। इस मामले का दिल व्यवहार में अंतर्निहित किसी की मान्यताओं, मूल्यों और इरादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इन्हें मान्यताओं और मूल्यों का आकार देने वाले विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक ताकतों से संबंधित है। तो इससे ये होता है कि जो लोगों के बीच में जो आपके कहते हैं अंतर्निहित, मतलब कि उनके संबंध होते हैं एक दूसरे से, या इरादे या जागरूकता, मोटिवेशन, मान्यता, ये सब फैलाने में, इनको बढ़ावा देने में आपके सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी होती है मनोवैज्ञानिक ताकतें, उन सबसे ये संबंध रखता है, जिससे आपका विकास हो, ठीक है। विद्वान चिंतन को बढ़ावा देने के विभिन्न तरीकों पर भी चर्चा करते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं, इनके चाहते हैं कि अलग अलग तरीके के द्वारा जो ये चिंतनशील का विकास किया जा सके, और वो चर्चा करते रहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, एक छात्र वास्तविकता जीवन में ग्राहकों के साथ काम करने वाले अभ्यास शिक्षक को देख सकता है, कि मतलब एक स्टूडेंट है, किसी के साथ उसने काम किया, उसके अभ्यास को देख सकता है, अपने शिक्षक के द्वारा बताया जा सकता है कि किस टाइप से किया जाता है। ऐसे करने से छात्र को अभ्यास शिक्षक की शैली, पद्धति और मॉडल और मूल्यों को देखने और समझने का अवसर मिलता है। तो ये सब कार्य करेगा तो स्टूडेंट क्या है, जो उनके जो टीचर, उनके मूल्य, उनकी पद्धति, उनके कार्य के बारे में उन्हें पता चलेगा, उन्हें देखने का उसको अवसर प्राप्त होगा। उस समझ को लाने के लिए अवलोकन से पहले और बाद में चिंतनशील संवाद आवश्यक है। और ये सब आपको समझ आपके माइंड में लाने के लिए संवाद की जरूरत पड़ती है, कि आप बातचीत करके अपने अकॉर्डिंग उसे एक बार समझ सके कि आपके टीचर जो आपसे क्या कहना चाह रहे हो, उसका क्या मतलब बताना चाह रहे हो उस संवाद के बारे में, ठीक है। तो ये तो थी इसके संवाद से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। आप देखिए, जो संवाद 2 प्रकार के हो सकते हैं, तो मतलब इसके क्वेश्चन आएगा, संवाद के कितने प्रकार है, वर्णन कीजिए। या आंतरिक संवाद और बाह्य संवाद, ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट देखते हैं आंतरिक संवाद। हम जीवन के विभिन्न क्षणों में किसी अन्य व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी खुद को अपने भीतर बात करते हुए पा सकते हैं। इसमें देखिए, अगर मान लीजिए जैसे कि कोई व्यक्ति आपका फ्रेंड है, वो आपके साथ नहीं है, लेकिन आपको क्या फीलिंग आएगी कि वो मेरे साथ है और मैं उससे बात कर रहा हूँ। आप अपने माइंड में, अपने अंदर दिलों में बात करेंगे उससे, ठीक है। हम ऐसा तब करते हैं जब हम घटना और अनुभवों को समझना चाहते हैं। जब आप किसी घटना के बारे में सोचते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने माइंड में कल्पना करते हैं, जो इमेज बनाते हैं वही होता है।
हम ऐसा ही करते हैं जब हम खुद से पूछकर विभिन्न विकल्पों पर विचार करना चाहते हैं। क्या मुझे ये करना चाहिए या वह? हम आगे बढ़ो, खोने के लिए कुछ नहीं कहकर आत्म आश्वासन देते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कोई भी कार्य करते हैं तो आप दो माइंड में आता है कि ये मुझे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर आप कहते हैं कि मुझे ये काम करना ही चाहिए, आगे जो भी होगा हम देखा जाएगा, अपने आप को विश्वास दिलाते हैं। ठीक है? हम अपने आप में किस लिए पूछकर अर्थ की खोज करते हैं। विभिन्न स्वरों के साथ अपने भीतर बोलने की क्षमता का गठन होता है, जिसे जिसे हो एट ऑल 2011 संवाद स्वयं कहते हैं। तो मतलब कि आप अपने अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, उसके स्वरों के बारे में जानते हैं, उसके भीतर की क्षमताओं को गठित करते हैं अपने अंदर और उसे बाहर लाने की कोशिश करते हैं और उनके बारे में आप सोचते हैं, विचार करते हैं, अपने संवाद करते हैं। ठीक है? और देखिए बाह्य संवाद, संवाद के उपयोग पर विचार विमर्श करता है। संवाद की उसकी धारणा अनिवार्य रूप से बाहरी है, उनके लिए संवाद खुला संबंध परक है। तो जो बाहरी संवाद में होता है खुला होता है कि मतलब बाहर से लोगों से संवाद किया जाता है और बाहर मतलब आमने सामने के संवाद जो आपके हो सकते हैं। ठीक है? खुला संबंध। बाह्य संवाद व चिंतन को बढ़ावा देने के अन्य उदाहरण छात्रों और सहकर्मियों से बात करने के सुझाव देखे जा सकते हैं। तो इसको बढ़ावा देने के लिए जो स्टूडेंट एंड उसके सहकर्मियां हो सकते हैं, उनके फ्रेंड हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, तो उन सबके जो सुझाव होते हैं, एक दूसरे से बात करने का तरीका होता है, उनसे बढ़ावा मिलता है। शिक्षक छात्रों या सहकर्मियों को चिंतनशील संवाद में शामिल कर सकता है। श्रोता के रूप में छात्र विभिन्न माध्यमों से शिक्षक से बात कर सकते हैं। एक श्रोता के रूप में जो शिक्षक के द्वारा स्टूडेंट बातचीत कर सकता है, उनके बारे में जो भी डाउट है उससे पूछ सकता है और संवाद कर सकता है। तो ये हो गया कि जो संवाद के प्रकार। अब देखिए संवाद के लाभ, लाभ कह सकते हैं, महत्व कह सकते हैं या विशेषताएं कह सकते हैं। ठीक है? पेपर में कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा, यही आंसर लिखना है। संवाद शिक्षार्थियों की मदद करता है यह समझने के लिए वे पहले क्या जानते हैं व्यक्तिगत, मतलब इसके जरिए ये होता है जो स्टूडेंट की मदद करता है क्या, कि आपको इससे पहले आपको जो चीज़ आप करने जा रहे हो उससे पहले आपको उसके बारे में क्या चीज़ पता है, क्या क्या आप जानते हैं। ठीक है? सेकंड पॉइंट, विषय की समझ बढ़ाने के लिए उन्हें क्या जानने की आवश्यकता है। तो मतलब कोई से भी विषय, कोई सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स है, उसके बारे में आपको समझने के लिए आपको उससे पहले क्या क्या जानने की आवश्यकता है, आपकी समझ बढ़ाता है। इसकी पहचान करने के लिए अपने स्वयं के अनुभव संबंध परक के संबंध में नई जानकारी और प्रतिक्रिया की समझ बनाने के लिए, तो इससे ये होता है इसके बारे में आप जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, अपने संबंध बनाएंगे एक दूसरे से, उसके बारे में जानेंगे। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, आगे सीखने के लिए विकल्पों का मार्गदर्शन करने के लिए हमें शिक्षकों, नेता या सहायक कर्मचारियों के रूप में हमारे छात्रों को तत्काल प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन देकर सीखने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। तो इससे ये होगा कि जो आगे आपके मार्गदर्शन होते हैं कि जिससे आपका विकास हो सकते हैं, शिक्षक द्वारा, नेता द्वारा या आपके कर्मचारियों द्वारा, वो आपके छात्रों के लिए प्रतिक्रिया करेंगे जिससे आपका मार्गदर्शन हो और आप उसे सीखने की चाह रखें और अपना विकास कर सके, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है? यह सीखने की नींव है क्योंकि ये ज्ञान के साथ और दूसरों के विचारों के साथ बातचीत और जुड़ाव की अनुमति देता है। तो इससे आप सीखते हैं, ये आपसे बातचीत करने के जो तरीके होते हैं, जो आपका ज्ञान जो आपका बढ़ता है, उसके साथ बातचीत करने के बाद जुड़ाव करता है, एक दूसरे के संपर्क में लाता है, करीब लाता है। यह कैसे सोचना है, कैसे उचित होना है, कैसे नैतिक निर्णय लेना है और किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को कैसे समझना है, तो आप सबको इसमें मदद करता है। ये सीखने के लिए ये सबसे अच्छे बहानों में से एक है। तो मतलब आपको कोई भी चीज़ के बारे में पता करना चाहिए कि जैसे इसको मैं कार्य को कैसे करूँ, कैसे सोचूँ, कैसे समझूँ, इसके बारे में मैं क्या-क्या करूँ, तो ये चीज़ में आपको संवाद मदद करता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यह विश्वास और समर्थन और का माहौल विकसित करने में मदद करता है। संवाद भाषा और विकसित करता है और प्रतिभागियों को यह जानने में मदद करता है कि अपने विचार और समझ को बेहतर तरीके से कैसे व्यक्त किया जाए। तो जो वहाँ के प्रतिभागियाँ होते हैं, जो पार्टिसिपेट लिए लोग होते हैं संवाद में, उनके विचारों के बारे में समझता है और उनकी मदद करता है कि अपना वो विकास कर सके, अपने भाषा का विकास कर सके। ठीक है? इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बताने जा रही है। ये वाला क्वेश्चन तो हमने पहले ही करा चुके हैं, आपको नहीं देखा तो देख लीजिएगा इससे पहले की वीडियो में। एंड इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, देखिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे हैं, फिर इसके बाद थर्ड बताएंगे। चिंतन की प्रक्रिया में श्रव्य दृश्य साधन हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
दृश्य सर्वे शैक्षिक प्रौद्योगिकी शैक्षिक आवश्यकताओं और समस्याओं से निपटने में शामिल प्रक्रियाओं और उपकरणों का एक संयोजन है। तो जो भी आपकी समस्या आती है, आवश्यकता आती है, उससे निपटने में इसकी सहायता करता है। ये एक उपकरण है, ठीक है, जिसमें सबसे वर्तमान उपकरणों को लागू करने पर जोर दिया गया है। जो अभी के समय के जो उपकरण होते हैं उस पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर और अन्य प्रौद्योगिकी, यहाँ तक समझना महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी इंटरनेट तक ही सीमित नहीं है और इसमें सीडी रोम, वीडियो, ऑडियो, टेलीविजन आदि जैसे सरल तकनीकी शामिल है। तो जो आपको ये टेक्नोलॉजी है, इसको आप इंटरनेट तक ही सीमित नहीं रख सकते। इसके द्वारा और भी चीज़ें जो कि इसमें शामिल हो सकती है, जैसे ऑडियो, वीडियो, टेलीविजन आदि ये सब हो सकते हैं, ठीक है। और इसके जो उपयोग के लाभ भी होते हैं लोगों को। आज ऐसी तकनीकी का उपयोग न केवल कक्षा में सीखने तक ही सीमित है, बल्कि एक प्रभावी चिंतनशील उपकरण के रूप में उपयोग किए जाने वाले व्यक्तिगत विकास को भी बढ़ावा देता है। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि क्लासेस में जब आप सीखते हैं वहीं तक सीमित है। इसके अलावा भी जो व्यक्तिगत आपके जीवन होते हैं, आपके विकास में भी इसकी सहायता होती है और आपके विकास को बढ़ावा देता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में श्रव्य दृश्य के माध्यम में चिंतनशील अधिगम के लाभों पर हितेन 2002 द्वारा अच्छी तरह से चर्चा की गई है। तो इसके जो लाभ होते हैं इसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। कब की? 2002 में इनकी चर्चा की है। इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि उनका मत है, चिंतनशील अधिगम और संबंध तकनीकों जैसे कि स्वयं और सहकर्मी मूल्यांकन के लाभ स्वयं के लिए बोलते हैं। छात्र अपने स्वयं के विकास की निगरानी और जिम्मेदारी लेते हुए पारंपरिक कौशल विकसित करते हैं। तो इसमें यही बताया जा रहा है, जो स्टूडेंट छात्र होते हैं वो खुद के विकास के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में जो आपके कहते हैं जिम्मेदारी लेते हैं और अपने विकास और अपने कौशल को विकसित करते हैं। आत्मविश्वास में सुधार करते हैं और अपने अध्ययन के लिए प्रेरणा बनाए रखते हैं। तो अपने आत्मविश्वास में भी सुधार करते हैं और अपने अध्ययन की प्रेरणा बनाए रहते हैं कि ये कार्य मुझे करना और मैं अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए जो इसके लाभ क्या है, आप महत्व भी कह सकते हैं, लाभ भी कह सकते हैं। तो इससे तो आप इसके बारे में, ये आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इसकी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा परिचय में आपको ये लिखना है, जो कि बताया अभी हमने आपको। अब इसके महत्व कह सकते हैं या विशेषता या लाभ आप कह सकते हैं, कुछ भी इसको। तो देखिए, कक्षा स्थान तक पहुंच रखने वाले कोई भी व्यक्ति किसी भी समूह की रिकॉर्डिंग सुन सकता है। तो जो भी क्लासेस में स्टूडेंट होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति होता है ना, किसी भी व्यक्ति का जो समूह ज्वाइन करके उसकी रिकॉर्डिंग को सुन सकता है और किसी भी समूह के लिए रिकॉर्डिंग बना सकता है और किसी समूह के लिए या दूसरे समूह के लिए वो रिकॉर्डिंग बना भी सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए शिक्षक प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन को सूचित करने के लिए चिंतन का उपयोग कर सकता है। जो आपको उसकी प्रगति चाहिए, उसके बारे में आपको निगरानी रखनी है, तो उसका मूल्यांकन का भी सूचित किया जा सकता है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। यद्यपि पूरे सत्र में प्रगति पर काम के चिंतन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए, लेकिन शिक्षकों को सलाह दी जा सकती है कि वे सत्र के अंत में छात्रों को अंतिम चरण रिकॉर्ड बनाने के लिए कहें, गतिविधियों को सारांशित करें और यह बताएं कि समस्याओं को कैसे दूर किया गया और अगले चरण की रूपरेखा तैयार की गई। तो आपको यहाँ ये भी बताना होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और उनके जो रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्हें कहा जाना चाहिए कि अपने रिकॉर्ड बनाएं, उनकी समस्याओं को कैसे हल किया गया, कैसे दूर की गई, उसकी रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए, अगले चरण में आपको जाना चाहिए। इसी का 4 पॉइंट है। देखिए, डिजिटल उपकरणों ने छात्रों को, शिक्षकों दोनों को उनकी प्रगति के बारे में अधिक जागरूकता देकर उनके काम की प्रगति की निगरानी करने में सक्षम बनाया है। तो जो डिजिटल उपकरण होते हैं, इसके द्वारा आपको टीचर स्टूडेंट दोनों की हेल्प होती है, जो उनकी जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है, उनकी निगरानी को, उनके कार्य में काफ़ी ज़्यादा जो प्रगति होती है इसके द्वारा। जो इसका 5 पॉइंट है, छात्र और शिक्षक ने समय समय पर अपनी रिकॉर्डिंग की समीक्षा की, परियोजनाओं की प्रगति पर पालन करना आसान था। तो जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है समय समय पर चेक करनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए उसकी, और उसकी प्रगति का पालन भी करना चाहिए परियोजनाओं का। इसका 6 पॉइंट है, यह छात्रों को अपने काम के बारे में सोचने के लिए मजबूत करता है और काम वे करने में सक्षम है और उनके द्वारा विकसित कौशल के बारे में जागरूकता हो जाते हैं। तो ये इसमें स्टूडेंट की हेल्प भी होती है कि जो अपने सोचने के विचार को मजबूत किया जा सकता है, अपने काम के बारे में उन्हें विकास किया जा सकता है, उनके कौशल विकास में जागरूकता आती है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताएंगे, ब्लॉक क्या है, विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इसी का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
ब्लॉग क्या है, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन जो आपका 4 है। तो सबसे पहले जो ब्लॉग क्या होता है, जैसे कि आपको इंटरनेट सोशल मीडिया के बारे में आपको पता है, वहाँ पर आप कुछ भी पोस्ट देखते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, कोई चित्र देखते हैं, किसी के बारे में कोई स्टोरी देखते हैं या किसी की जो कोई घटना देखते हैं, ये सब आप पढ़ते लिखते हैं, इसी को ब्लॉग कहा जाता है। ठीक है। ब्लॉग का मतलब एक प्रकार की वेबसाइट से है जिसे लोग एक डिजिटल डायरी की तरह उपयोग करते हैं। डिजिटल डायरी मतलब कि जो ऑनलाइन चीज़ें आपको देखने को मिलती है और इस पर वे अपना अनुभव, अपने विचार और अपनी जानकारी टेक्स्ट, इमेज, वीडियो आदि के माध्यम से लोगों के साथ साझा करते हैं। तो आप सभी जैसे फेसबुक है आपके पास, तो आप अपनी वीडियो पोस्ट साझा करते हैं ना अपने फ्रेंडों में कि वो आपको देखे, आपके टेक्स्ट मैसेज के जरिए आप करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, इमेज करते हैं ना अपनी पोस्ट, उसी टाइप से। ब्लॉग को शुरुआत में वेब ब्लॉग कहा जाता था। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। ब्लॉग पोस्ट को अपडेट करने की तिथि के अनुसार एक क्रम दिखाया जाता है, तो इसको अपडेट भी किया जा सकता है। जैसे इसमें नए पोस्ट पहले और पुराने पोस्ट बाद में दिखाए जाते हैं। तो जो आपकी कोई आईडी खोलेगा, जो आपने पहले पोस्ट किया होगा वो आपको नीचे दिखाई देगा, उसके बाद जब आप करेंगे वो पोस्ट आपके फ्रंट में ही दिखाई देता है। तो इसी टाइप से। ठीक है। ब्लॉग को प्राइवेट भी रखा जा सकता है ताकि दूसरे लोग उसे ना देखें, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद ज़्यादातर ब्लॉग सार्वजनिक होते हैं जिन्हें कोई भी पढ़ सकता है। तो आप अपनी पोस्ट को जो अपलोड करते हैं आप प्राइवेट भी कर सकते हैं और सार्वजनिक भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि मेरी पोस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट एंड लाइक आए, जिसे वो प्राइवेट नहीं करते हैं। एक ब्लॉग को कोई एक व्यक्ति या एक टीम द्वारा चलाया जाता है। तो आपको पता है एक टीम द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा भी इस ब्लॉग को चलाया जाता है। सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट अपलोड किए जा सकते हैं। अब तो बड़े बड़े कॉपीराइट ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम रख चुके हैं और वे अपने ब्लॉग पर ढेर सारे कंटेंट शेयर करते हैं और इस काम के लिए वे कई लोगों की एक पूरी टीम भी रखते हैं। तो जो अब बहुत सारे लोग जो ब्लॉग बनाना पसंद करते हैं और वो अपने टीम रखते हैं अपने सहयोग के लिए, कुछ अपने फ्रेंड कह सकते हैं या उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो कुछ लोग होते हैं जो ग्रुप बना के कार्य करते हैं पूरी टीम के साथ और अच्छे अच्छे कंटेंट वहाँ पर देते हैं, शेयर करते हैं कि जो लोगों को पसंद आए। ब्लॉग पोस्ट को सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर शेयर किया जा सकता है। तो हमने जैसे आपको पहले ही बताया था कि इंटरनेट पर फेसबुक पर शेयर करते हैं, तो उसी टाइप से ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी आप अपने पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर ब्लॉग में हर पोस्ट के नीचे एक कमेंट सेक्शन होता है। कमेंट सेक्शन होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति उस कंटेंट के बारे में अपनी राय रख सकता है। कि जो कमेंट सेक्शन होता है, कुछ भी आपने जो स्टोरी लिखी है उसके बारे में कोई अपनी व्यक्ति राय दे सकता है कि इसके बारे में आपको क्या करना चाहिए, अच्छी पोस्ट है, बेकार है, कुछ भी। तो आपको समझ में आए ब्लॉग क्या होता है। अब देखिए जो ब्लॉग के प्रमुख प्रकारों की चर्चा कीजिए। अब इसके प्रकार के बारे में आप देख सकते हैं, आपके क्वेश्चन में आए ब्लॉग क्या होता है, इससे समझते क्या है, तो आप ये सब लिख सकते हैं। इसके प्रकार देख सकते हैं। शौकिया ब्लॉकर मतलब कि एक शौक, एक किसी की इच्छा होती है ना अंदर से कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, तो वही वाले होते हैं। ठीक है। ऐसे लोग जो अपने ब्लॉग पर अपनी हॉबी से जुड़ी जानकारी शेयर करते हैं शौकिया ब्लॉगर कहलाते हैं। वे उस विषय पर बातें करते हैं जिस पर उनकी दिलचस्पी होती है। जैसे कि आपको एक मूवी के बारे में आपको आपका अंदर से क्या कहते हैं कि शौक है कि ये मुझे एक मूवी बनानी है, तो आप एक ब्लॉग में जो पोस्ट करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा आप अपने मूवी के बारे में बातें लिखते जाएंगे कि इस मूवी को मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे रहेगी, इस टाइप से दिखाई जाएगी। तो यही बताया जाता है शौकिया ब्लॉगर। एक अच्छा हॉबी ब्लॉगर अपने कंटेंट और उसकी क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि पैसे पर। इस प्रकार ब्लॉगिंग की खासियत यह है कि लोग अपने ब्लॉग से ज़्यादा समय तक जुड़े रहते हैं और ब्लॉग से पैसे नहीं मिलने पर भी निराशा नहीं होते, क्योंकि अपने पसंदीदा विषय पर लिख रहे होते हैं। तो जैसे कि एक अच्छा ब्लॉगर ये होगा कि जैसे कि आपको मान लीजिए आपने किसी भी विषय पर लिखा है, लेकिन उससे आपको पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन जब भी आप निराश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी इच्छा करती है आप उस विषय पर लिख रहे हैं और आपको उससे खुशी मिल रही है, तो आपको पैसे ना मिलने पर भी आप निराश नहीं होंगे। ठीक है। एंड इसी का सेकंड पॉइंट है पार्ट टाइम ब्लॉग नौकरी करने वाले लोग। पार्ट टाइम पता ही है कि कुछ सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर आपके जो शॉर्ट नोट्स लिख के या शॉर्ट स्टोरी लिख के भी आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या किसी के साथ पार्टिसिपेट करके उनके कार्य कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ इनकम मिल जाती है 2 से 4 घंटे ऑनलाइन काम करने पर। कॉलेज या स्कूल जाने वाले छात्र भी अपने खाली समय में ब्लॉग राइटिंग यानी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि समय पर सदुपयोग हो जाता है और बदले में कुछ पैसे कमाना आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन यदि आपको तुरंत पैसे चाहिए तो आप अपने खाली समय में किसी दूसरे ब्लॉगर के लिए
आर्टिकल लिखकर भी पैसे कमा सकते हैं। तो आपको पैसे कमाने के लिए काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आपको तुरंत पैसे चाहिए, ईज़ी में चाहिए, तो आप किसी ब्लॉगर के लिए ब्लॉग लिखिए, आर्टिकल लिखिए, कुछ स्टोरी लिखिए, जिसके ज़रिए उसको दीजिए और उसके बदले में वो पैसे देगा, तो आपका पार्ट टाइम जॉब हो गया। इसी का थर्ड पॉइंट है फुल टाइम ब्लॉगर, मतलब जो फुल टाइम आप कार्य करेंगे। देखिए, यकीन मानिए कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी आमदनी का मुख्य साधन ब्लॉग होता है। जैसे लोग अपना पूरा समय ब्लॉगिंग में लगाते हैं और अपने ऑडियंस के लिए लगातार क्वालिटी कंटेंट बनाते रहते हैं, उनकी साइट पर धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता जाता है और फिर वो विज्ञापन अलग अलग तरीकों से पैसे कमाते हैं। जो फुल टाइम वाले होते हैं, देखो सबसे ज़्यादा वो क्या करते हैं कि अच्छे से अच्छे कंटेंट वो अपलोड करें, जिससे लोग उसे पसंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने की चाह रखें और उसके ऑडियंस बढ़ते जाए, जिससे ये होगा उसके काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे, उसके मिलियन में व्यू आएंगे, कमेंट आएंगे, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो यहाँ से उसकी अलग जगह पोस्ट करेगा, फिर उससे और आगे ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा, तो फुल टाइम में काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल ब्लॉगर, ये भी फुल टाइम ब्लॉग होते हैं, लेकिन ये किसी कॉपीराइट या संस्था के लिए काम करते हैं और इसका मुख्य काम ब्रांड और प्रमोट करना और बिजनेस के लिए नए कस्टमर या क्लाइंट लाना होता है। तो मतलब ये भी वही होते हैं, लेकिन इनका बीच का काम होता है। जैसे कि नए नए क्लाइंट होते हैं ना, जो नए नए लोगों को फंसाना, अपनी तरफ लाना और उनको ये कार्य के बीच में लाना कि ये आप देखो, ये चीज़ अच्छा है, ये आपके लिए बेनिफिट है, उनके फायदे बताना और लोगों के संस्थाओं के बीच ये कार्य करते हैं। तो ठीक है गाइस, फाइनली यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जो कि आपकी देख लीजिए क्लास 16, इसमें आएगी चैप्टर 4 की वीडियो, क्लास इस 16 में। और इसमें आपको हम टोटल 4 क्वेश्चन बताएंगे इस चैप्टर के, जो कि इस वीडियो को आपको देखने के बाद ना, जो आप कह सकते हैं कि जो आपके इस बुक के अकॉर्डिंग हमने जितने भी क्वेश्चन बताए इंपॉर्टेंट, जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आप इजीली पास आउट हो सकते हैं लिख के। अगर सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन देते हैं तो मुश्किल है। लेकिन देखिए, अगर आपके सिलेबस से बाहर से भी कई बार ऐसा होता है पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को अकॉर्डिंग आप बना के भी लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से आपके सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, तो आपके चैप्टर हमने आपके सिलेबस कंप्लीट करा दिया। एक चैप्टर रह रहा है जो 4, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।